Hello, students. As you very well know that your practical exams are about to happen at any day. So here are some of the topics which are most expected and examiner definitely in topic से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. The most famous topic is PLC, which is product life cycle. नाउ पीएलसी का कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट कैटेगरी या प्रोडक्ट फॉर्म पे अप्लाई होता है. प्रोडक्ट कैटेगरी मतलब या तो हम पीएलसी बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी, जैसे सोप की कैटेगरी का पीएलसी बना लिया, या फिर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जैसे लक्स सोप का पीएलसी बनाया, ठीक है, या फिर किसी लिक्विड सोप का पीएलसी बनाया. तो ऐसे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का भी पीएलसी हम बना सकते हैं. जनरली आपको एक बात इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि जो ये पीएलसी का जो कॉमन ग्राफ होता है वो एस शेप्ड होता है. एस शेप्ड मतलब कि कभी एकदम से जब इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोडक्ट तो एकदम से उसकी ग्रोथ हो जाती है और फिर एकदम से डिक्लाइन हो जाता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन फैशन और ट्रेंड. और फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं होता कि डिक्लाइन होके गायब हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो रिकवरी करके धीरे धीरे वो अपना ग्रोथ की फिर से स्टेज में जाते हैं. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द पीएलसीज आर एस शेप्ड. पीएलसी का फुल फॉर्म है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. इसके 4 स्टेजेस होते हैं: इंट्रोडक्शन फेज, देन आपका ग्रोथ फेज, देन मेच्योरिटी फेज एंड देन डिक्लाइन फेज. ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ईच ऑफ दीज फेजेस वन बाय वन. ओके, सो इंट्रोडक्टरी फेज में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनका मेन एम यही होता है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर ले. ठीक है, तो इसके लिए हाई प्रमोशनल कॉस्ट ली जाती है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे प्रमोशन किया जाता है ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट हो सके कि एक नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में और लोग उसे खरीदें. जनरली जो कस्टमर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट है, तो कम क्वांटिटी में ही वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिसको हम ट्रायल परचेज बोलते हैं. ट्रायल परचेज मीन्स बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन लेस क्वांटिटी. ओके, तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में प्रॉफिट पे कंपनी का ध्यान नहीं होता, बस कंपनी का इस पे ध्यान होता है कि कस्टमर किसी भी तरह हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर ले, एक बार यूज़ कर ले. ऑल राइट. ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द ग्रोथ स्टेज. ग्रोथ स्टेज में अगर कंपनी को पता लगता है, कस्टमर्स की तरफ से रिव्यू आ रहा है कि ये प्रोडक्ट ठीक है बट इतना थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था, तो कोई भी अगर एक्स्ट्रा फीचर्स उनको पता लगते हैं तो उसको ऐड किया जाता है प्रोडक्ट में, ठीक, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो और वो प्रोडक्ट खरीदे. देन अगर इंट्रोडक्टरी स्टेज में, मतलब अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर्स को पसंद आने लग गया, तो ग्रोथ स्टेज में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और इंक्रीज कर दिए जाते हैं. प्राइसेस की जहाँ तक बात है वो सेम रहता है, जो इंट्रोडक्टरी फेज में जो प्रोडक्ट का प्राइस है सेम वो ग्रोथ स्टेज में भी रहेगा. और जो प्रमोशन होगा अब वो वाइडर ऑडियंस के लिए होगा, एक बड़े लेवल पे प्रमोशन किया जाता है ग्रोथ स्टेज में. ओके, नाउ द थर्ड स्टेज विच इज़ द मेच्योरिटी स्टेज. अब मेच्योरिटी स्टेज में वही प्रोडक्ट पहुंचता है जो कि कस्टमर को पसंद आ गया है, कस्टमर उसको अब रेगुलर बेसिस पे ख़रीद रहा है और वो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो गया है. अब कोई भी प्रोडक्ट जब सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत उसकी डिमांड हो रही है, तो साइमल्टेनियसली बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में आ जाते हैं. उनको लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट तो कस्टमर बहुत डिमांड कर रहा है तो हम भी प्रोड्यूस करते हैं. तो अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड नेम से वो प्रोडक्ट बनाने लग जाते हैं. बहुत सारे कंपटीशन, न्यू राइवल्स मार्केट में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा मेन प्रोडक्ट था, अब कहीं ना कहीं उसके सेल्स अब उतने और ग्रो नहीं कर रहे, कहीं पे जाके स्टक हो जाते हैं. मतलब वो एक मेच्योरिटी लेवल पे आ गया है प्रोडक्ट, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए हैं और कस्टमर्स के पास और ऑप्शन भी हो गए. तो प्रॉफिट की जहाँ तक बात की जाए, इंट्रोडक्टरी में तो प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है फर्म का, वो तो बस चाहते हैं कि कस्टमर एक्सेप्ट कर ले. ग्रोथ में काफ़ी प्रॉफिट होता है हमारे कंपनीज़ को, बट मेच्योरिटी में धीरे धीरे वो प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगता है. क्यों? क्योंकि अब राइवल्स आ गए, कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में, जो कि आपका सेम प्रोडक्ट की कॉपी बेच रहे हैं. ठीक, तो अब इसमें फिर और क्या होता है कि भाई
प्रोडक्ट में वो अब कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे ध्यान देते हैं, मतलब कुछ और फीचर्स या कुछ अलग तरीके से उसे पैकेजिंग वगैरह करके बेचें या कुछ अलग उसमें फीचर डालें कि वो हमारे जो राइवल प्रोडक्ट से अलग दिखे। तो इस तरह से ये हमारा मैच्योरिटी स्टेज में बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ लेट अस डिस्कस कि जो हमारा लास्ट स्टेज है डिक्लाइन स्टेज, उसमें क्या होता है। अब डिक्लाइन स्टेज में आते आते कंपनी समझ जाती कि भाई इतना सारा कंपटीशन है, हमारे प्रॉफिट काफ़ी डिक्रीज हो रहे हैं, तो अब उसके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं। ठीक, या तो डिक्लाइन स्टेज में ये होता है कि कुछ कंपनी सोचते हैं कि देखो हमारे कुछ तो ऐसे लॉयल कस्टमर्स हैं जो अभी भी हम ही से प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो उनके लिए प्रोडक्शन कंटिन्यू रखते हैं और प्रोडक्शन कंटिन्यू करके उनको सप्लाई करते रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इतना खर्चा होता है, फैक्ट्रीज में खर्चा हो रहा है, तो और प्रॉफिट उतने जनरेट नहीं हो रहे, तो धीरे धीरे वो लॉयल सेगमेंट को तो प्रोवाइड तो कर रहे, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनको वो अपना प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना पड़ जाता है फ्यूचर में। या तो कोई दूसरे कंपनीज होते हैं, उनको लगता है कि देखो बहुत सारे राइवल कॉम्पिटिटर्स हमारे हैं जो कि सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो या तो हम बैठे बैठे वेट करें कि कुछ लोग मार्केट से जाएं तो हमारा प्रोडक्ट बिके, बट ऐसा तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो फिर स्टार्टिंग में ही कहते हैं कि नहीं अब हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि वैसे ही अब मेच्योरिटी में अगर हम देख रहे हैं अगर डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट, तो अब हम डिक्लाइन में हम अपना और लॉस नहीं कर सकते ऑन दी अदर एक्सपेंसेस जो बाकी हमारे फैक्ट्री वगैरह और मैनेजमेंट में जो खर्चे हो रहे हैं, तो हम और अपना खर्चा नहीं करवाएंगे, तो वो तुरंत डिसकंटिन्यू कर देते हैं उस प्रोडक्ट को। तो ये होता है डिक्लाइन से, जिसमें प्रोडक्ट मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाता है। सो दिस वाज पीएलसी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मार्केटिंग, और वाइवा में इससे डेफिनेटली डेफिनेटली एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पुट अप करने ही वाले हैं। तो इसको अच्छे से ये वीडियो दोबारा सुनना, नोट्स बनाना और प्रॉपर तरीके से इसको समझो। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ ईच एंड एवरी स्टेज। ऑल राइट।